पार्टी आज ही कह देती है कि पंजाब में हम तुम्हारे खिलाफ थे और लोकसभा में हम तुम्हारे साथ थे। चंद्रबाबू नायडू जी ने तो खुद कहा था मुझे जेल भेजने का और मुझ पे छापे पड़वाने का काम भाजपा ने किया है। और समाजवादी पार्टी ने साथ साथ लड़ा और हट गए। ये मुझे लगता है मुझसे बेहतर इनसे सवाल पूछ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मंगलसूत्र और तमाम और शब्दों पे आ गई कि कोई मंगलसूत्र ले जाएगा, मुजरा देखने की बात हो गई और कई शब्द हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। और जो 400 पार की बात थी वो 240 पे रह गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले, मैं इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी अकेले एनडीए से ज़्यादा है। 36 सीटें एनडीए की आई हैं और 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई हैं। और अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो हम 43 सीटों पे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। और रही बात जिस आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप देखिए जब राजनीति की, जैसे हम आप राजनीति की समझ रखते हैं, जब चुनाव ख़त्म होता है तो पहले भाजपा अपने सांसदों की मीटिंग बुलाती है, फिर एनडीए के सांसदों की मीटिंग बुलाई जाती है, उसके बाद कहीं गठबंधन के लोगों को बुला के कहीं किया जाता है। मगर नरेंद्र मोदी जी को पता था कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दबाजी दिखाते हुए पहले उन्होंने गठबंधन के दल के बुला के सिग्नेचर लेने का काम किया। तो इसी से साफ पता चलता है कि एक हड़बड़ाहट और छटपटाहट इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार में चल रही है। और अभी इसमें बहुत सारी परतें खुलना बाकी हैं। जैसे जैसे अभी समय आगे बढ़ेगा, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत कुछ निकल के आएगा। क्योंकि जब आप बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू जी की, तो चंद्रबाबू नायडू जी ने आरक्षण पे क्या नियम अपनी घोषणा पत्र में कर रखे थे वो भाजपा को पढ़ने पड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के लेकर क्या पैकेज की बात कर रखी है ये भी उन्हें पढ़ना पड़ेगा। मोदी जी को इतनी जल्दी क्या है प्रधानमंत्री बनने की? सबसे पहले तो चुनाव आयोग उनके राष्ट्रपति के पास पहुंचे, उनको पत्र दे कि भैया चुनाव अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें पता है। संसदीय दल की बैठक बुलाए, फिर एक प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाए, उसके बाद वो समर्थन पद देने जाए राष्ट्रपति। मैं यहाँ तो उल्टा हो गया ना। मैं यही तो बता रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया है। अगर 340, 360 और 400 सीटें आ रही होती तो स्थिति दूसरी होती। मगर क्योंकि जब 240 सीटें आई हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें घबराहट भी तो है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे घटक दल हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। देखिए, भाजपा की विचारधारा और उनके घटक दलों की विचारधारा बहुत जगह मिल नहीं रही है, तो इसलिए उन्हें भी पता है कि स्थिति ठीक नहीं है। और क्या कहेंगे इस विषय में? इतनी जल्दी क्या है? नहीं, जल्दी क्या है, एक हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। जब ये चुनाव एनडीए ने लड़ा तो उन्होंने तुरंत अपने घटक दलों को बुलाया, उनके साथ बैठक की, उनका समर्थन। भाई हमको किसके पास जाना है? चुनाव आयोग के पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाके बताना है कि मेरे साथ कितने सांसद हैं। वो पूछेंगे कि भाई तुम्हारे साथ 100 सांसद हैं, 200 सांसद हैं, 300 सांसद हैं, 400 सांसद हैं। तो हमने अपने साथ लोगों को बिठाया जो हमारे साथ के लोग थे, उनका समर्पण पत्र लिया और राष्ट्रपति को जाके सौंप दिया। और जहाँ तक ना चुनाव ये कहेगा कि हमने चुनाव ठीक से करा लिए, उसके बाद सांसदों की लिस्ट देगा। वो तो सांसदों की लिस्ट आज दोपहर में आ गई है, पूरी लिस्ट दोपहर में आ गई है। उसके बाद बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई है और उसके बाद वो राष्ट्रपति के सामने प्रेजेंट की जाएगी। तो कहने की बात यह है, जो घटक दलों की घबराहट थी, अरे घटक दलों की घबराहट तो लोग इंडी गठबंधन में देखें। आम आदमी पार्टी आज ही कह देती है कि पंजाब में हम तुम्हारे खिलाफ थे और लोकसभा में हम तुम्हारे साथ थे। कैसे कैसे घटक दल है? अभी तो इलेक्शन कल खत्म हुआ है, आज उन्होंने कह दिया हम अलग है तुम अलग हो। इलेक्शन लोकसभा का लड़ेंगे साथ साथ, और जब प्रदेश की बात आ जाएगी तो पंजाब में आमने सामने लड़ जाएंगे। 3 लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के, 2 लड़ेंगे कांग्रेस के। ये कैसा गठबंधन है? एक दूसरे के थप्पड़ भी मारते रहो और दूसरे के एक गले में हाथ भी डालते रहो। ये गठबंधन नहीं है। पहले से बताया जा चुका है कि गठबंधन में कौन कौन रहेगा। ये हमारे साथ के लोग हैं। नीतीश कुमार जी स्वयं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन लड़े हैं। तेलुगु देशम के नेता चंद्रबाबू नायडू स्वयं वहाँ पर लड़े हैं। वो कोई आपस में लड़ने वाली स्थिति नहीं थी। और यही एक सभ्यता का भी तकाजा मैं मानता हूँ कि किसी तरह से आप अपने साथ के लोगों को लें और उसके बाद वहाँ प्रेजेंट करें कि भाई हमारे साथ इतने लोग हैं और ये बहुमत का आंकड़ा हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये सही तरीका है, इसमें कोई जल्दबाजी कोई नहीं है। तो ये एनडीए सरकार बनने जा रही है, इसमें तो डील और डीलर दोनों रहेंगे ना जी? भाजपा बनने जा रही है, इसमें डीलर। मैं पहले तो बताऊं आपको, गठबंधन पे भाजपा जब कोई तर्क देती है तो मुझे वो दिन याद आता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि जब किसी सेना का जवान शहीद होता है तो मेरे घर पे ईद मनती है। और उस पीडीपी के साथ भाजपा ने 5 साल सरकार चलाई है, इसलिए गठबंधन पे तो भाजपा को बोलने का अधिकार ही नहीं है। और रही बात नीतीश कुमार जी को, भाजपा ने कई जगह जो
प्रताड़नाएं दी हैं वो भी सर्वविदित है। और चंद्रबाबू नायडू जी ने तो खुद कहा था मुझे जेल भेजने का और मुझ पर छापे पड़वाने का काम भाजपा ने किया है। अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। तो अभी सतह पे हैं चीज़ें, थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़ने दीजिए। मुझे लगता है कि जो विचारधाराएँ हैं वो टकराएंगी। और देखिए, जब देश के किसान को कुचलने वाले टेनी को टिकट मिलता है, जब देश की बिटिया जिसके लिए स्वर्ण पदक लाने वाली, जिसके लिए धरने बैठती है, उसके बेटे को टिकट मिलता है, तो स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो जनहित में नहीं है, जो समाज के हित में नहीं है। तो जो घटक दल हैं वो भी तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। बिल्कुल, मैं इनसे अपने मित्र से बिल्कुल बैंक जी से अपना ये कहूँगा कि ठीक कह रहे हैं। राजनीति एक अवसर पे जैसे गठबंधन बनते कंडीशनल होती है। बहुत सी बार ऐसा हुआ, इसी प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ साथ चुनाव लड़ा, हट गए। इसी प्रदेश में मायावती जी और समाजवादी पार्टी ने साथ साथ लड़ा और हट गए, नहीं चल पाई उनकी, जबकि वो लड़ने किससे आ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी से। मायावती जी भी साथ में हैं। ऐसा ही हुआ और जगह जगह बिल्कुल परिस्थितियां देख, कोई हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं, ये होता है, मतलब इट इज पॉसिबल। आरएलडी समाजवादी पार्टी का घटक था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इट हैपेंस, और समय काल परिस्थितियों को देख के निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णयों के अनुसार जो भी चुनाव होता है वो लड़ा जाता है। और उसके बाद जनता जनार्दन का जो आदेश आता है, जनादेश जो आता है, वो हर पार्टी के लिए समझिए मान्य होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। अगर हम विचारधारा की बात करें तो ये नीतीश कुमार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण करा ही दिया है बिहार में, और आपके चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम आरक्षण की बात करी और मुस्लिम आरक्षण उनके पोर्टफोलियो में लिखा हुआ है कि मुस्लिम आरक्षण दिया जाएगा, जबकि भाजपा इन दोनों चीज़ों के विरोधी है। कैसे मैनेज करेंगे आगे? ये मुझे लगता है मुझसे बेहतर इनसे सवाल पूछा जाए प्रवक्ता जी से, क्योंकि मैं तो कह ही रहा हूँ ये मोदी है तो मुमकिन है। आपने सुना है ना, ये मोदी जी के ही बस का था, जो उत्तर भारत के चारों तरफ जितने शत्रु देश थे, आज किसी की चू नहीं होती है। ये मोदी जी का ही जलवा था कि अमेरिका से लेके और जापान से लेके और ब्रिटेन से लेके और चाइना तक सबको बता रखा है कि भारत की कैसी है। कहने का मतलब ये है, एक परिपक्व राजनेता आपके सामने जिसने 10 वर्षों में भारत की जो पोजीशन थी उसको कहाँ ले जा, तो उनको राजनीति करना, उनको सरकार चलाना, उनको जनता के हितों का ध्यान रखना सब कुछ आता है। तो वो सरकार कैसे चलाएंगे, ये मोदी जी जैसे बढ़िया नेता कोई आज है नहीं करने वाला। ये मोदी मैजिक है ना कि यूपी में स्थिति आपकी 72 से आधी रहेगी, 36 पर आ गए। ये बिल्कुल ठीक बात, ये जनता का आदेश है। जहाँ मोदी जी 6 लाख 7 लाख के मार्जिन की बात कर रहे थे, वो तीसरे चौथे राउंड में हारते थे, आ रहे थे और 1.5 लाख मार्जिन से जीते। इससे बढ़िया तो कोशिरोई लाल जी जो रायबरेली से लड़ रहे हैं, उनको ही वोट अच्छे मिल गए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जनता का ये किसी एक पॉकेट की बात नहीं कि हम आप मोदी जी की बात करें या किसी एक लोकसभा के क्षेत्र की बात करें। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता का इस समय माहौल, हर इलेक्शन में कुछ हवा होती है, कुछ मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर जनता वोट करती है। बीजेपी ने जो कुछ काम का, मध्य प्रदेश में 29 सीट्स आती हैं, क्लीन स्वीप मिलता है। गुजरात में अच्छी पोजीशन है, बिहार में अच्छी पोजीशन है, उत्तराखंड में 5 में से 5 मिलती हैं, दिल्ली में 7 में से 7 मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी हवा उत्तर प्रदेश में बनती है कि हम अपनी बात उत्तर प्रदेश की जनता को शायद पूरी तरह से नहीं समझा पाए, और यहाँ पर वो असर अयोध्या से लेके, काशी से लेके और बदायूं से लेके और हर जगह दिखाई दिया। संविधान भी एक बड़ा मुद्दा रहा कि ये तो जब बात हुई थी, आज तो मोदी जी संविधान को माथे पे लगा रहे हैं। बात छिड़ी कि हम 400 प्लस की बात हम करी कि 400 प्लस हम सीटें लगाएंगे, तो आपके लल्लन सिंह नहीं थे अयोध्या के, जिन्होंने कहा था कि ये हम तो संविधान बदल देंगे अगर 400 सीट आती है। ठीक है, संविधान भी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट की वजह से आपको सीटें कम हो गई। और आज देखिएगा, आज देखिएगा आप बैठक जो आप सर्वदलीय की बैठक हुई है, उसमें मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को अपने माथे से लगाया। तो ये मानते हैं कि एक मिस्टेक हुई और मोदी जी ने आज उसको सुधारने की कोशिश करी। नहीं, इसमें मिस्टेक की क्या, मोदी जी ने कहा था क्या संविधान बदल दूंगा? तो उसका खंडन भी तो नहीं करा मोदी जी ने कभी अपनी सभा में, खंडन भी तो नहीं करा। किसी बात का खंडन मोदी जी ने 100 जगह कहा है कि हम संविधान बदलने नहीं जा रहे। एक जगह नहीं, 100 जगह ये बात लिखी है कि ये बात गलत है। और किस पार्टी का कोई एक नेता कहाँ किस तरह का बयान दे देता है, वो किसी की व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकती है, और मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर लल्लन सिंह ने ऐसा कुछ कहा था तो वो बहुत गलत कहा। मुलायम सिंह जी ने किसी ज़माने में कह दिया था लड़के या लड़कों से गलती हो जाती है। आजम खान ने कहा था महिलाओं के अंडरवियर का कलर्स क्या होते हैं।
ये किसी एक व्यक्ति की बात हो सकती है, किसी पार्टी का मतलब नहीं हो सकता। तो किसी को ये कहना कि उन्होंने ये कह दिया था, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्रों पर बात करती है कि हमने संकल्प पत्र में ये 100 पॉइंट लिए, हम इस पर काम करेंगे। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी कि संविधान में कुछ हो जाएगा। अगर कोई कहता है उसकी बात को कोई भी एंडोर्स नहीं करता है, उसकी बात को कोई ये नहीं कहता कि ये बात सही है या गलत है। महंगी जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लल्लन सिंह जी ने कहा वो चुनाव हारे, बुरी तरह है। अयोध्या जो पूरे अयोध्या के नाम पे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी, अयोध्या की, देखिए अयोध्या हारने की वजह बताऊं मैं आपको, 2 वजह हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अयोध्या का जो विकास हुआ उसका जो प्रमुख फ़ायदा हुआ वो अयोध्या वालों को नहीं हुआ। अयोध्या में करीब 8,000 मकान तोड़े गए और उन भूमि अधिग्रहण करके दिया गया गुजरात और महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलिस्ट को। वहाँ बड़े बड़े होटल्स बने, अयोध्या वालों के नहीं बने। और अयोध्या, देखिए अयोध्या ने घमंड तोड़ने का भी काम किया है। अयोध्या ने ये दिखा दिया है कि तुम हमें नहीं ला सकते हो, प्रभु राम को कोई नहीं ला सकता है, प्रभु राम तो सर्वदा हैं, वो तो आदि अनादि काल तक रहेंगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रेस्क्रिप्शन तोड़ने का काम किया है जो बनाया था भाजपा ने कि हम राम को लाए हैं। राम तो, प्रभु राम को कौन ला सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में अहंकार भी नीचे आया है। और रही बात तमाम बातें जो अभी आपने कही कि नेताजी ने क्या कहा, आजम खान, देखिए खुद ही आपने बताया कि हर बात के तोड़ मरोड़ के मायने होते हैं। तो नेताजी ने क्या कहा था, पूरा भाषण सुनिए, उसमें बहुत लंबी कहानी है, वो कहने की बात नहीं होती है। तो अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर रह गई, 72 पे थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के मुद्दे पे जो संवेदनहीनता दिखाई, किसानों के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा। पेपर लीक को लेके लोग बहुत प्रताड़ित रहे। लोगों ने, मैं एक जगह बैठा हुआ था, वो बता रहे थे कि हमने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा के अपने बच्चे को पढ़ाया और वो एग्ज़ाम दे के आया तो पेपर लीक हो गया। तो बोले इनका 400 का घमंड नीचे आने का, बहुत सामान्य सा व्यक्ति था, गरीब आदमी था, चाट बेच रहा था। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसके अलावा जो जनहित के मुद्दे रहे उन पर बहुत सारे मुद्दे रहे। इसके अलावा जो आपका कुलभूषण सिंह, चिन्मयानंद, इन लोगों के मुद्दे रहे, ये मुद्दे, टेनी ने जो किसान, टेनी के बेटे ने किसानों को कुचला, ये मुद्दा रहा। एक मुद्दा नहीं रहा भाजपा। और अगर भाजपा ने, अगर जो इनका प्लान था, अगर ये यूपी में कर लेते तो 300 पार कर जाते। हमने यूपी में रोका, मध्य प्रदेश नहीं रोक पाए। मध्य प्रदेश को भी अपना काम करना चाहिए था। दिल्ली, उत्तराखंड, आप जो बता रहे हैं, सब जगह भाजपा का क्लीन स्वीप हो गया। अगर वहाँ भी ठीक से काम होता तो भाजपा 200, 190, 180 पे रह जाती। तो अयोध्या वासियों ने क्या राम को फिर से बनवास दे दिया? राम जी तो वहाँ हैं ही। आप लोगों के परसेप्शंस, बिल्कुल मयंक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परसेप्शंस बड़े गलत है। राम जी को कहाँ बनवास हो गया? राम जी तो अयोध्या वहीं की वहीं है। आज भी अयोध्या में रोजाना आप समझिए 1 लाख से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहा है। और जहाँ तक ये बात है कि अयोध्या में ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र के लोगों को, बिल्डर्स को कुछ ठेके दे दिए गए, देखिए हर जगह की सोशल मीडिया पे यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। अब अयोध्या में जाना, अयोध्या में हाँ, ये भी गलत है। अयोध्या में कोई जाएगा तो वहाँ पे अपना खाना अपने घर से बनवा के लाए, टिफिन लेके अच्छा, गाड़ी खराब हो जाएगी। ये किसके काम है? ये ऐसे ही समाज की विघटनकारी शक्तियों के काम है जो इस तरह के फेक मैसेजेस को बना। आपको क्या लगता है ये कौन डाल रहा होगा? ये कोई भाजपा वाले या समाजवादी पार्टी वाले थोड़ी डाल रहे होंगे ये सब करने के लिए। ये कुछ लोग होते हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इस तरह के मैसेजेस बनाते हैं। आज भी जो भी जाएगा, अयोध्या तो वो नगरी है ही। उन्होंने कहा है, रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है, और वृंदावन और अयोध्या दोनों जगह के लिए कहा जाता है कि वहाँ का तो एक एक व्यक्ति पवित्र है। तो ये सब कहना, इस तरह के समाज चुनाव बहुत छोटी चीज होती है। ये सब, हाँ, ये भी एक तो नैरेटिव खराब है। ये भी एक नैरेटिव, चुनाव बहुत छोटी, ये भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अयोध्या तो हाली ना, अयोध्या 4 विधानसभा है, अयोध्या नहीं आ रही है। मैं बताऊं आपको, चुनाव देखिए नैरेटिव सेट करेंगे। नहीं, अयोध्या लोकसभा है। नैरेटिव सेट, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत छोटा है, चुनाव बहुत छोटी चीज होती है, अयोध्या बड़ी चीज है। बिल्कुल ठीक बात है। भगवान राम जन जन के मन में बसे हुए हैं। भगवान राम को कोई वनवास क्या दे देगा? और अयोध्या से तो वो विधानसभा जो अयोध्या की है वो तो जीती गई है। लेकिन ये माहौल, मैं यही कह रहा हूँ, कोई अयोध्या की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बात थी। जो बात भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी बात पब्लिक तक पहुंचा पाई, उत्तराखंड में पहुंचा पाई, दिल्ली में पहुंचा पाई, बिहार में पहुंचा पाई, राजस्थान में पहुंचा पाई, गुजरात में पहुंचा पाई, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कुछ ऐसे मुद्दे थे कि जिन्होंने उनको, भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया, और आज ये स्थिति बनी है। लेकिन फिर भी जहाँ बात ये समझ में आती है कि हम यहीं से उठेंगे, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, और आज हमारी सरकार लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। उत्तर प्रदेश का कोई काम नहीं रुकेगा। इन सभी 80 के 80 सांसदों का सहयोग लेते हुए उत्तर प्रदेश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में होगा। महंगी जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था
कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो अपनी कार्य क्षमता दिखाई है, उन्होंने जो मेहनत करी, उन्होंने जो टिकट वितरण किया, उन्होंने जो जनहित के मुद्दों को धरातल पे ला के रखा, उसका प्रभाव ये था कि कोई भी सीट, हम बरेली सीट हार गए मगर पिछली बार हम 2.25 लाख से हारे थे, इस बार हम 30-35 के आसपास रह गए और कुछ गलतियां हमसे थोड़ी बहुत हो गई जिस वजह से रह गए, नहीं तो ये सीट भी हम जीतते। शाहजहाँपुर की सीट हम 15,000 से हार गए। तो स्थिति ये है कि हम थोड़ी सी और हम लोग से चूक हो गई लोकल लेवल से। राष्ट्रीय दी ने अच्छे टिकट दिए थे, अच्छे लोगों को लाए थे, थोड़ी सी चूक हो गई, मगर जो उन्होंने मुद्दे दिए थे, जो विषय दिया था वो बहुत बड़ा होता है। और अयोध्या की बात पे मैं एक बार फिर आपको कह दूं, भगवान, धर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। चुनाव हम आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या कोई भी दुनिया, अखिलेश जी या कोई भी हो, हम लोग सब आएंगे और चले जाएंगे, भगवान यहीं रहेंगे, धर्म यहीं रहेगा। धर्म बड़ी चीज़ होती है, चुनाव बड़ी चीज़ नहीं होती। कहिए जय श्री राम, कितनी अच्छी बात कही है, जय श्री राम बोलने वाली बात है। जय श्री आप सब लोगों को जय श्री राम बोलना चाहिए। मोदी जी तो ये कहने का मुद्दा ही है। हाँ, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और तारीफ करने की बात है, मैं अखिलेश यादव जी की यहाँ तारीफ करूंगा। देखिए, रिजल्ट्स हम प्रयास कितने भी किए जाए, लेकिन बात होती है परिणामों की। और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उनकी जो भी रणनीति रही हो, उसकी वजह से उनको एक अच्छे रिजल्ट्स मिले, परिणाम मिले। और आज समाजवादी पार्टी अपने करियर में, आज तक के जीवन में सबसे अच्छे पार्ट में कि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के संसद में पहुंची है। जैसे इन्होंने कहा कि कहीं छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को अपनी उन गलतियों में सुधार करते हुए कांग्रेस को तुरंत रिप्लेस करना चाहिए। इस देश में कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो चल पड़ी है, थोड़े ही समय में ये देश कांग्रेस से मुक्त होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। और तब एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास एक बहुत बढ़िया जगह है, अवसर है। उनको और मेहनत करनी चाहिए और विपक्ष में बैठने के अपने तमाम काम ऐसे करने चाहिए कि देश के मुख्य विपक्षी दल का नेता का जो पद हो वो समाजवादी पार्टी के पास हो। अब तो कांग्रेस का साथ ही नहीं पकड़ेंगे। बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब हमेशा समाजसेवी व्यक्ति हैं, अपने विचार बहुत पवित्र रखते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब की विचार नहीं है ये, कांग्रेस मुक्त वाला विचार डॉक्टर साहब का नहीं हो सकता, क्योंकि जो देश है ये बड़ा है। हमारे वहाँ ये कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने तय कर लिया होता कि हम सारी विचारधाराओं को कुचल देंगे, तो शायद कोई भी विचारधारा, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, भाजपा की हो, कब तो नहीं पनप सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि सबको स्पेस देना चाहिए, हर विचारधारा का सम्मान होना चाहिए और हर विचारधारा की जो अच्छी चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट करते हुए हम सबको देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। आपकी जो बात की शुरुआत थी उस पर मैं बताना चाहता हूँ, गठबंधन जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, ये बहुत अभी इस प्राइमरी स्टेज में है, इसे थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ नया दिखाने को मिलेगा। एक बात और पूछना चाहूँगा, हर चीज़ में संकेत होते हैं, बातों में संकेत होते हैं। तो अभी मोदी जी ने जय श्री राम की जय जगन्नाथ बोला था, तो क्या अब ये मान के चले कि जो राम मंदिर का मुद्दा था, राम बनाने से लेके बनने तक, अब राम मंदिर का मुद्दा छूटने वाला है, अब जगन्नाथ में जाए, साउथ की तरफ बढ़ेंगे, नहीं, उड़ीसा से होते हुए साउथ की तरफ अपने विस्तार करेंगे। उन्हें उड़ीसा से अच्छी सीटें मिल गई हैं, दे दिया ना, नहीं वो बात उड़ीसा से होते हुए साउथ की ओर विस्तार करेंगे। ठीक है, वो तो नॉर्थ में, नहीं, वो तो नॉर्थ में तो उन्होंने जो हो रहा था वो कर लिया। मैं मान रहा हूँ, अब साउथ के लिए बढ़े जय जगन्नाथ करते हुए निकलेंगे रामेश्वर तक। सुनिए, वो वहाँ तक तो पहुँच ही गए थे, कन्याकुमारी तक। हो सकता है थोड़ा और आगे जाना चाह रहा हूँ, हो सकता है कुछ और आगे जाना चाह रहा हूँ। केरल से एक सीट निकाली ना, वो असल में वहाँ पे उड़ीसा में उन्हें सीटें अच्छी मिल गई हैं, इसलिए जय जगन्नाथ जी कह रहे हैं। हम भी जय जगन्नाथ जी कह रहे हैं, हम जय श्री राम कह रहे हैं, हम जय श्री राम कह रहे हैं, हम जय राधे कृष्ण कह रहे हैं, सब बातें सही हैं। मगर वो वहाँ तक गए थे ना, थोड़ा और आगे निकल गए होते तो शायद वो झोला उठाने वाली बात सही हो जाती। तो श्रीलंका से, अरे ऐसे अगर ऐसे ही होता तो राहुल गांधी जी तो किनारे पे बैठे ही थे। अगर कुछ हो रहा होता तो अगले कदम भाई अमेठी में थे, अमेठी से सीधे वायनाड में पहुंच गए थे, और अगली बार ये कुछ हो गया होता तो वायनाड से दोनों जगह जीत गए शायद, दोनों जगह जीत गए। लेकिन ये कहने की बात नहीं है। लेकिन जय जगन्नाथ कहने का मतलब यही है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जहां दक्षिणी राज्यों में कमजोर है, आज भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की अगर आवश्यकता होगी तो वो दक्षिण भारत में ही होगी। और निश्चित रूप से जिन प्रदेशों में, तमिलनाडु में, केरल में या जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत, महाराष्ट्र में हमें अभी और काम करने की ज़रूरत है, और हम वहीं काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम के रथ पे सवार होकर जय जगन्नाथ कहते हुए हम दक्षिण भारत में घुसेंगे। पूरे पात्र आ रहे, एक तो आपके बहुत बड़ा इसमें जो रिजल्ट आया उससे बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आए थे। एक तो अयोध्या हरना, चित्रकूट हटना, रामेश्वरम हटना, ये 3 जगह और भी हैं, और भी हैं। प्लस सालासर बालाजी भी हारे हैं। स्मृति ईरानी का हरना,
ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ निकली। 8 बड़े धार्मिक स्थलों पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, ये बात तो सबको पता है। नहीं, इसको आप चुनाव को धर्म से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? इसमें कोई धर्म रखी बात ही नहीं है। इसका मतलब तो वायनाड क्यों जीत गए और अयोध्या क्यों हार गए या अमेठी क्यों आ गए? अमेठी में तो कोई धार्मिक स्थल की बात नहीं थी। सिंपल इस चुनाव में कोई भी जनता किन मुद्दों पर, किस पार्टी के साथ, किस नेता की व्यक्तिगत छवि के साथ, किस नेता के मुद्दों के साथ लगती है, उस पर चुनाव के रिजल्ट जब बड़ी सीट पे हम चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा तो करेंगे ना। स्मृति ईरानी एक बड़ी थी, पूरी देश की निगाह उस पे थी। हुआ है इस देश में, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस देश में इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी हैं, आपने मालूम है ना आपको। इस देश में चंद्रबाबू नायडू तो चुनाव हारे हैं, इस देश में नीतीश जी चुनाव हारे हैं, इस देश में लालू यादव जी चुनाव हारे हैं। तो ऐसा तो होता ही आया है और यही जनता जनार्दन की शक्ति है, लोकतंत्र की शक्ति है कि बड़े से बड़े नेता को जनता धूल चटा सकती है। इसलिए किसी भी नेता को किसी अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि उसकी वजह से सरकारें बन रही हों, कि वो काम करता है। ये जनता है जो अपने नेताओं से काम कराती है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही, अहंकार की बहुत अच्छी बात कही है। आप देखिए, भाजपा के करीब 8 मिनिस्टर्स हार गए अपना चुनाव, और मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी को लेके तो मैंने देखा कि एक आम लोगों में बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि शायद उनके बोल बहुत बड़े होते थे और ज़्यादा बोलना और बड़े बोलना वाले लोगों को अभी जनता पसंद नहीं करती है। देखिए, इस जनता का एक मूल स्वभाव समझिए, ज़्यादा घमंड की बात करने वाले, अपराधी प्रवृत्ति के और जो लोग समाज के प्रति द्वेष रखते हैं, उन्हें जनता लंबे समय तक पसंद नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी जी की हार एक संकेत है कि धर्म पे और घमंड पे कभी राजनीति करनी चाहिए। अगर हम यूपी चुनाव की बात करें तो यूपी चुनाव में कांग्रेस तो कहीं नहीं थी, कांग्रेस का अस्तित्व शायद ख़त्म ही हो गया था ना। अस्तित्व 2 ही पार्टी थी, भाजपा, सपा और बीजेपी। हम भाजपा की बात करें, मायावती की बात करें, तो अब लगता है मायावती का अब बिल्कुल पार्टी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि रावण का चुनाव जीतना वो गैप भरेगा मायावती का। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी सबका सम्मान करते हैं। वो कभी भी, देखिए मैंने कहा अभी कि हम समापन नहीं होना चाहिए किसी का, हर विचारधारा, बसपा के अंदर भी कुछ अच्छे विचार होंगे, क्या दिक्कत है? किसी समापन की बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहता है। सबको अपना अपना स्पेस मिलना चाहिए, सब लोग समाज के लिए जो बेहतर हो सकता है करें, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ये कहते हैं कि सबको अच्छे काम करने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है। मायावती जी इस प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनमें उनके विचार में उसमें कुछ तो बात होगी जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया। 4 बार रही, 4 बार रही हैं, एक बार बीजेपी के साथ कोalition में भी रही हैं। तो ठीक बात है, बिल्कुल हर एक व्यक्ति का एक मत होता है, हर एक व्यक्ति के कुछ वोटर्स होते हैं, कुछ कोर वोटर्स होते हैं, और राजनीति है हमेशा ग्रुप्स में की जाती है, हमेशा दल से की जाती है, हमेशा विचार से की जाती है, और उसी में से लोग निकलते हैं सिर्फ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक समरसता की बात करती है, जो कहीं ये नहीं कहती कि मुसलमान मेरा कोर वोटर है, कि यादव मेरा कोर वोटर है, कि वाल्मीकि मेरा कोर वोटर है, कि ब्राह्मण समाज मेरा कोर वोटर है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जो ऊपर से लेकर नीचे तक, वो कश्मीर में भी लड़ाती है, वो केरल में भी लड़ाती है, वो केरल से एक मुस्लिम को टिकट देती है, वो गुजरात से लेके, कच्छ से लेके और कटक तक अनेकों, आप जितने भी लोगों को देखेंगे, हर धर्म समाज के लोग वहाँ पर होंगे। हम कभी ये गिनते ही नहीं है कि ये ब्राह्मण थे, कि ये बनिए थे, कि ये ठाकुर थे, कि ये शूद्र थे, या जो भी थे। तो कहने का मतलब एक सामाजिक समरसता के भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। और मैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ, आज हमने जो आगे ले जाने के लिए भारत का 100 वर्ष होने वाले हैं 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, हम अपने सामाजिक समरसता के मूल मंत्र को लेकर पूरी दुनिया में जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से भारत में जो ये हिंदू समाज का एक विघटन हो रहा है, उसको ख़त्म करते हुए हम एक सुदृढ़, बढ़िया, सशक्त भारत के निर्माण के लिए आगे काम करने वाले हैं। मैक जी, आप क्या विपक्ष में बैठना चाहेंगे या भी कोशिश करेंगे कि ये सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? ये बहुत शीर्ष नेतृत्व का मामला है, और मुझे लगता है गठबंधन और ये सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय हैं। हम समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, चाहे सत्ता में बैठ के करें, चाहे विपक्ष में बैठ करें। हमारा मोटिव ये है, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनके उचित उनके जो उत्पादन है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा। समाजवादी पार्टी का जो मेन सबसे मुख्य एजेंडा है वो मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त शिक्षा है। इसके लेकर हम सबसे ज़्यादा वो है एमिटमेंट, मतलब हम बिल्कुल उस पर कठोरता से अपने स्टैंड लेते हैं। साथ ही साथ एक पूंजी का समान वितरण की जो बात है, समाजवादी पार्टी जो समाजवाद की विचारधारा है, अमीर अमीर रहे उससे कोई विषय नहीं है, मगर कोई भी
व्यक्ति, मध्यम वर्ग हो, निचला मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, वो मूलभूत सुविधाओं से कहीं वंचित ना रह जाए। उसे शिक्षा, चिकित्सा और उपचार और भोजन सही तरीके से सब चीज़ें मिलती रहे, ये समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र है। बहुत अच्छी बात होगी। मैं इनकी बात को मैं कहूँगा, किसी भी देश में जनता भी ये चाहेगी और हर राजनीतिक पार्टी भी ये चाहेगी कि वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट बने। स्टेबल गवर्नमेंट मतलब किसी के ये ना हो कि 6 महीने में वो टूट जाए, उनके घटक दल आपस में लड़ भिड़ पड़े और कुछ हो जाए। अगर, और देखिए ये तो एक मुंगेरी लाल की हसीन सपने सी बात हो जाएगी कि आप सोचें कि इंडी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है या वो कोई ऐसा पेश करेगा कि हम सरकार बना लें। उनके पास जितने लोग चाहिए, बहुमत का आंकड़ा छूने की भी हिम्मत नहीं हो सकती उनकी, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं वो इतने लोग नहीं है। और 99 पे कांग्रेस की पार्टी जो सबसे बड़ी बन के निकली है वो 99 लोगों तक है। 100 हो गई, आज एक सांसद ने ज्वाइन कर लिया। सेंचुरी नहीं हो गया, आज तो एक निर्दलीय ज्वाइन करके 100 हो गए। नहीं, वो एक अलग बात है, वो निर्दलीय ने, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी भी 14-15 ले लेगी, वो कांग्रेस में शामिल नहीं, हम उनका टिकट काट दिया था कांग्रेस ने। यही सब अब होगा, कहने का मतलब यही है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या वो कोई भी विपक्षी पार्टी हो, जो सत्ता में आती है सरकार, उस पार्टी का ये नियम होना चाहिए, उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट इस देश को दे, देश की विकास की सतत प्रक्रिया रुके नहीं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देश की जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना सिर्फ भारत में मोदी जी ने ला के दी है। 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स बन चुके हैं। आप सोचिए, 140 करोड़ में से 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स बन चुके हैं, जहाँ पे 5 लाख रुपए तक की इलाज की फ्री की सुविधा है। आज भारत का हर प्राइवेट हॉस्पिटल मोदी जी ने एक सरकारी हॉस्पिटल बना के दे दिया। आप जाइए, जो भी व्यक्ति पात्र है अपना आयुष्मान कार्ड लेकर जाए और वहाँ इलाज करा सकता है। ऐसा ही शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है और धीरे धीरे ये सुधार चलते रहेंगे। इसमें विपक्ष का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को चाहिएगा। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इंडी को ये चाहिए कि वो अपनी बातें सरकार तक पहुँचाए, और मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी उसको भी हमेशा मानेंगे जो बातें सही होंगी। इंडिया गठबंधन की सबसे स्पष्ट जो बात है, जैसे अभी इन्होंने आयुष्मान कार्ड की बात करी, यहाँ पे भाजपा के सांसद थे, पूर्व सांसद हो गए अब धर्मेंद्र कश्यप जी। सरकारी योजनाओं की ये स्थिति, उन्होंने एक महिला से पूछा कि अरे किसी ने कुछ पैसे तो नहीं ले लिए, बोले हाँ 20,000 की रिश्वत ली हमसे प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए। उसके बाद मैंने उसका फॉलोअप किया तो उस जिस व्यक्ति का नाम लिया था उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो सरकारी जो तंत्र है वो नियम बना सकता है, मगर धरातल पे क्या स्थिति है? आयुष्मान कार्ड, डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर हैं, ये अपने वहाँ हो सकता है कि आयुष्मान कार्ड को ठीक से लागू करते हो क्योंकि ये ठीक व्यक्ति हैं, मगर आयुष्मान कार्ड अन्य हॉस्पिटलों में किस स्थिति में? इसी बरेली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया, 2017 में उसका अंतिम चरण में था, उसके बाद भाजपा की सरकार है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, मगर आज 7 साल की डबल इंजन की सरकार के बाद उसमें डॉक्टर अपॉइंट नहीं हो पाए हैं, उसमें जर्जर स्थिति। मैं चाहूँगा कल आप एक बार उसका भी सर्वे करें। स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर मुझे लगता है सरकारों को गंभीर होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिससे आम आदमी का जीवन चलता है। और मैं फिर कहूँगा, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए कोई बहुत ललायत नहीं है। अगर कल को कोई बात परिस्थिति आती है, क्योंकि तमाम भाई भाजपा भी अपने पूर्ण बहुमत में नहीं है, उसे भी बैसाखियों की ज़रूरत है, तो अगर उनके क्रियाकलापों से उनके घटक दलों को कोई दिक्कत होगी, जो होगा वो भविष्य में देखा जाएगा। फिलहाल मेरा मानना ये है कि देश की तरक्की होनी चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त होने की तरफ सरकारों को काम करना चाहिए, और इंडिया गठबंधन अपने सभी सांसदों के साथ एक अच्छा मजबूत विपक्ष का काम करेगा, और जब जैसा परिस्थिति होगी तब उस तरीके से काम करेगा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आपका ममता बनर्जी चाह रही है कि हम अभी तैयारी फाइट करें कि सरकार कैसे भी बना लें, लेकिन आपके अखिलेश यादव और एक पार्टी और है जिनका ये कहना है कि हमें विपक्ष में बैठना चाहिए। ठीक बात, अपने मुद्दे को उठाना चाहिए। आपके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं। देखिए, मैं बात है, ये एक मैच्योर डिसीजन होगा। भाई ममता बनर्जी पहले क्यों वापस छोड़ के चली गई? शुरुआत में तो साथ में थी, वापस चली गई। आम आदमी पार्टी घुस गई, कहीं पे निकल गई, कहीं से निकल गई। जहाँ भी आयुष्मान योजना की बात हो रही थी, पूरे भारत में ये भारत सरकार ने लागू की,
सिर्फ बंगाल एक ऐसा देश रहा, वेस्ट बंगाल, जिन्होंने आयुष्मान योजना लागू नहीं की। दिल्ली के लोगों ने क्या कसूर किया था कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना वहाँ लागू नहीं करी। ऐसे ऐसे लोग इंडी गठबंधन के अलायंस के पार्टनर्स हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल जी और ये सारे लोग। इन्होंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने प्रदेश की जनता के साथ ये क्यों विश्वासघात किया? क्या बंगाल की जनता को, दिल्ली की जनता को नहीं है, तेलंगाना की जनता को? इन सभी, और आज ये सब बात कर रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अच्छी पोजीशन में आ गई कि हम आपके साथ वापस आ जाते हैं। तो ये बातें गलत है। जिनके साथ हमने काम किया है उन्हीं के साथ रहना चाहिए। चुनाव की धरती पे हमने लड़ाई लड़कर आए हैं, उन बातों पे रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल होने के नाते अपने घटक दलों के साथ अच्छा व्यवहार करे, सिमिलरली कांग्रेस अपने घटक दलों के साथ अच्छा व्यवहार करे, इसी बात की हम लोग आशा करते हैं। और एक सशक्त पक्ष और विपक्ष की भूमिका दोनों लोग निभाएं। देखिए, मैंने कहा कि गठबंधन सरकार बनाना, विपक्ष बनाना, ये सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। इस पर मैं बोलने के लिए ऑथराइज भी नहीं हूँ, ना मुझे बोलना चाहिए। दूसरी बात ये, आज एक अच्छी बात लगी, अब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज जो अपना भाषण दिया उसमें एक अच्छी बात ये कही कि एक तो संविधान को माथे से लगाया और उन्होंने भाई जो उनके सांसद प्रत्याशियों ने जो गलती करी उससे शायद उन्हें समझ में आया होगा कि क्या नुकसान क्या फ़ायदा होता है। एक चीज़ और करी उन्होंने, आज उन्होंने हम की बात नहीं करी, मैं की बात नहीं करी, उन्होंने आज अपने गठबंधन के घटक दलों की बात करी। और पिछले 10 साल के भाषणों में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने अपने किसी भी घटक दल, अपने किसी भी साथी दल के किसी नेता का कभी जिक्र नहीं किया। कोई भाषण उठा के देख ले। और उन्होंने नोटबंदी करी, अपनी मर्जी से करी, उन्होंने तमाम कानून लाए, अपनी मर्जी से लाए, कभी किसी का वो नहीं किया। मगर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी शुरू में कि प्रधानमंत्री जी को अब गठबंधन की राजनीति, जो गठबंधन दलों को सरकार चलाए, जो अटल जी ने बहुत अच्छी चलाई थी, वो अब उन्हें दिखाना है कि वो कैसे चला पाते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक वो निरंकुश थे, मगर उन पर अंकुश लगाने का काम उनके घटक दल ही करेंगे। देखिए, कहने को कुछ भी कहते रहिए, अगर आप ये बात करते हैं कि मोदी जी ने किसी और के सम्मान नहीं किया, मोदी जी ने आज तक किसी की बात नहीं करी, मोदी जी तो निरंकुश थे, कैसे थे साहब? भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए मोदी जी ने बिहार में किसके लिए प्रचार किया? जेडीयू के लिए प्रचार किया? नहीं किया। लोक दल के प्रत्याशी बरेली ये उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी ने काम किया। उनके प्रत्याशियों के लिए किसने सभा करी? मोदी जी ने तो सभा करी है। आज वो तेलुगु देशम के नेताओं के साथ वो कोalition में है, वो तमिलनाडु में जाकर अगर वो प्रचार कर रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं, उससे किसका फ़ायदा होगा? टीडीपी के लोगों, सांसदों का ही तो होगा। तो मोदी जी तो अपने कोalition में जितने लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। वो बिहार में जाते हैं तो अपने कोalition के लिए रैली करके आते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आते हैं और आरएलडी के लिए रैली करते हैं। तो वो मेहनत कर रहा है, वो आदमी सारे कोalition के लिए मेहनत कर रहा है। वो कोई निरंकुश व्यक्ति नहीं है, ऐसे आदमी नहीं है कि वो अपने घर में बैठे रहे और ट्वीट खेलते रहे। वो ऐसे आदमी है जो ज़मीन पे जाके एक दिन में 6 सभाएं करते हैं। वो मेहनत करने वाले आदमी हैं, जीवट वाले आदमी हैं। चलिए, चर्चाओं का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन खूबसूरत चीज़ इस चुनाव में ये है कि विपक्ष मजबूत होके आया है और लोकतंत्र बढ़िया चलेगा, ये से उम्मीद है। और मोदी जी अगली तीसरी बार, एक और बात है कि मोदी जी ने नेहरू जी की बराबरी करी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री, ये भी बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको मैं बताऊँ, पूरी दुनिया में 2 तरह के समय गिने जाएंगे, मोदी से पहले और मोदी के बाद। मोदी के बाद आने से पहले इस देश में सबसे ऊंची मूर्ति बनी है, इस देश में सबसे ऊंची सुरंग बनी है, इस देश में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक बनाया गया है, इस देश में सी लिंक बना है, इसमें मुंबई के जोड़ने वाला पुल बना है। इस देश में ऐसे अनेकों काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे और मोदी के बाद। सो प्री मोदी एंड पोस्ट मोदी इरा, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे उदाहरण गिने जाएंगे जो मोदी जी ने किए हैं। और निश्चित रूप से भारत की जनता को इस बात का उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं अब अपनी बात करके, क्योंकि अब आप बात भी समाप्त हो रही है, 2 शब्दों में मैं भी कहना चाहूँगा। बात इनकी ठीक है, आगे और पीछे का गिना जाएगा, मगर एम्स, इसरो, जिस चंद्रयान की बात करके मोदी जी पूरी राजनीति कर रहे हैं, इसरो जैसी संस्था, भाभा एटॉमिक, बड़े संस्थान नेहरू जी ने अपने समय में दिए। और मुझे लगता है कि देश की आज़ादी का जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने अपने सबने अच्छा योगदान दिया है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत समय हो चुका है और मयंक जी आपका और डॉक्टर प्रवीण महर्षि आपका बहुत बहुत हमारी इस चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलो।